चलिए स्टार्ट किया जाए बच्चे लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस पहले चैप्टर में हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ लिया है जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम लोग इस पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और दूसरा टॉपिक का नाम है बच्चों कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है? कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक। आइए जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो पहले समझते हैं कि क्या क्या चीज यहाँ पे हमारे लिए पहले जानना जरूरी है। और हमारे लिए जो जानना जरूरी है उसमें सबसे पहला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो बॉडीज है ना। और मान के चलिए कि ये दोनों बॉडी नेगेटिवली चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं? नेगेटिवली चार्ज हैं। तो अगर ये दोनों नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? रिपल्शन होता है, रिपेल करता है, हाँ या ना। और जब भी रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से क्या होगा? दूर जाएगा। जब भी रिपल्शन होगा तो क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाएगा। और दूर अगर जाएगा तो इसको इधर जाना पड़ेगा और इसको इधर जाना पड़ेगा। मतलब एक के लिए फोर्स उधर काम कर रहा होगा और एक के लिए फोर्स इधर काम कर रहा होगा। रिपल्शन हो रहा है मतलब वहां पे फोर्स लग रहा है। रिपल्शन हो रहा मतलब वहां पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। इसी तरह से हम मान लेते हैं कि मेरे पास दो बॉडी है, और इसमें से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होता है, नजदीक आता है, हाँ या ना। तो यहां पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जब नजदीक आएगा तो बॉडी अपने आप तो मूव नहीं कर रहा होगा। पक्का है कि बॉडी को मूव करवाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, दोनों केस में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है दो चार्ज बॉडीज के बीच में। समझ में आ रहा? क्या बोले? क्या बोले? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। किसके बीच में? दो चार्ज बॉडीज के बीच में। याद रहेगा? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब के नजदीक आने वाला फोर्स भी हो सकता है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, मतलब दूर जाने वाला फोर्स भी हो सकता है। किसके बीच में? दो चार्ज बॉडीज के बीच में ये फोर्स लगेगा। किसके बीच में लगेगा? दो चार्ज बॉडीज के बीच में ये फोर्स लगेगा। क्लियर है ये बात? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? इसके बाद आगे सुनेंगे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद यहां पे आता है कूलम्स फोर्स। क्या आता है बच्चों? कूलम्स फोर्स। समझेंगे क्या है ना। देखिए मेरे पास दो पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज बोल रहे हैं इस बार? पॉइंट चार्ज, है ना। मान लीजिए कि ये दोनों चार्ज नेगेटिव है, तो बाबू नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा, मतलब ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। और याद है कि रिपल्शन होगा, रिपेल करेगा तो दूर जाएगा। क्या होगा? दूर जाएगा। ये इधर से इधर और ये इधर से इधर गया। अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज में से एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता?
अट्रैक्शन होता और अट्रैक्शन होता तो नजदीक आता, हाँ या ना। इसी तरह से अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो जाता तो फिर से क्या होता, रिपल्शन होता, रिपल्शन होता तो फिर से ये दूर जाएगा। अब देखिए कूलम फोर्स भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना, हाँ या ना। लेकिन किसके बीच में, किसके बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में, किसके बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में। समझ में आ रहा है, यहां और यहां में डिफरेंस क्या है, यहां पे चार्ज बॉडी है, बॉडी जो है वो बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, छोटा हो सकता है, हर तरह का हो सकता है, लेकिन पॉइंट चार्ज ये हमेशा बहुत छोटा साइज में मिलेगा, मिलेगा ना, हाँ या ना। ठीक है, तो अब सुनेंगे कूलम फोर्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, किसके बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है किसके बीच में, दो चार्ज बॉडीज के बीच में, किसके बीच में बाबू, दो चार्ज बॉडीज के बीच। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरा बात जो बोल रहे हैं हम, हाँ या ना। आगे बढ़े, चलिए आगे, है ना, सुनेंगे। देखिए बहुत छोटा पॉइंट भी है तो उसको तो बॉडी बोल सकते हैं, पॉइंट को बॉडी बोल सकते हैं ना, हाँ या ना, बोल सकते हैं। अरे ये भी बॉडी कहला सकता है, ये भी कहला सकता है और ये भी बॉडी कहला सकता है, सब कहता सकता है, हाँ या ना। बहुत छोटा पॉइंट भी अगर है तो आप उसको बॉडी बोल सकते हैं। और अगर हम इस पॉइंट को बॉडी बोल सकते हैं मतलब कूलम फोर्स का दूसरा क्या नाम से जान सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ या ना। लेकिन क्या आप हर एक बॉडी को पॉइंट बोल सकते हैं, क्या ये पॉइंट है, नहीं ना है, क्या ये पॉइंट है, नहीं है। मतलब आप हर एक बॉडी को पॉइंट नहीं बोल सकते हैं, तो अगर हर एक बॉडी को पॉइंट नहीं बोल सकते हैं मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप कूलम फोर्स के नाम से नहीं बुला सकते हैं। समझ में आया क्या बोले, सारा का सारा कूलम फोर्स को आप क्या नाम से बुला सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से बुला सकते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम फोर्स के नाम से बुला सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि पॉइंट को तो हम बॉडी बोल सकते हैं लेकिन हम हर एक बॉडी को पॉइंट नहीं बोल सकते। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हाँ या ना। ठीक है, चलिए लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर में हेडिंग डालेंगे 1.2 कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले हेडिंग में डालेंगे 1.2 कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिखेंगे इसमें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन acting between, acting between, acting between two charged bodies, acting between two charged bodies, acting between two charged bodies is known as, is known as electrostatic force, is known as electrostatic force, is known as electrostatic force। इसके बाद ये डायग्राम बना लीजिए।
हो गया। तो नेक्स्ट लिखेंगे कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और रिपल्शन, the force of attraction or repulsion acting between, acting between the force of attraction or repulsion acting between 2 point charges, acting between 2 point charges, acting between 2 point charges is known as, is known as Coulomb's force, is known as Coulomb's force, is known as Coulomb's force। बनाइए इसमें। हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां जो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, और हमको ये जानना है कि ये कूलम फोर्स क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है ना। हेडिंग में डालेंगे कूलम्स फोर्स डिपेंड्स ऑन, कूलम्स फोर्स डिपेंड्स ऑन, कूलम फोर्स डिपेंड्स ऑन, कूलम फोर्स क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज को Q1 बोले और इस चार्ज को Q2 बोले। ठीक है बच्चे लोग, आप दोनों चार्ज को नेगेटिव भी ले सकते हैं, आप एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले सकते हैं, आप दोनों को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम जैसे अभी मान लीजिए दोनों को पॉजिटिव लिए, हो सकता है कि आपके मन में होगा सर दोनों को नेगेटिव ले लेंगे, तब आप ले सकते हैं दोनों को नेगेटिव। सर अगर हम एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लेंगे तब आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तीनों केस में फोर्स जो लगेगा वो कूलम फोर्स के नाम से ही जाना जाएगा। अब बताइए पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन हो रहा मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा, और इसी फोर्स को हमने क्या बोला है, कूलम फोर्स है। अब मैटर ये है कि ये कूलम फोर्स क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, सुनेंगे अब बात। ये जो फोर्स है सबसे पहले दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज। ये जो कूलम फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कितना है उसका, समझ में आ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उसका वैल्यू कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये फोर्स डिपेंड करता है दोनों चार्ज के बीच में दूरी कितनी है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ये जो दो चार्ज है इस दो चार्ज के बीच में दूरी कितनी है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और तीसरा ये देखता है कि ये दो चार्ज को आप कहां पे रखे हैं, एयर में रखे हैं, वाटर में रखे हैं, कड़वा तेल, क्रासन तेल, नारियल तेल कहां रखे हैं, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब ये नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे। मतलब दो चार्ज के बीच में एयर में रहेगा तो कुछ अलग फोर्स रहेगा, वाटर में रहेगा तो अलग रहेगा, कड़वा तेल में, क्रासन तेल में, नारियल तेल में हर जगह ले जाएंगे और हर जगह फोर्स का वैल्यू क्या होगा, चेंज होता रहेगा। याद रहेगा। ठीक है, क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है ये फोर्स, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। दूसरा
डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पे। तीसरा नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, मतलब उस चार्ज को हम लोग कहां पे रखे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। कुछ चीजों पे ये डिपेंड नहीं भी करता है। क्या चीज पे डिपेंड नहीं करता है सर, बताइए, पता है? सुनेंगे अब। ये चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेचर के ऊपर आपको पता है चार्ज का दो ही नेचर है, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये चार्ज के पॉजिटिव या नेगेटिव होने के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ये जो कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, ये जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ये चार्ज के पॉजिटिव या नेगेटिव होने के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मतलब ये चार्ज के नेचर से ये फोर्स इंडिपेंडेंट है। क्या है? चार्ज के नेचर से ये फोर्स इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि +2 कूलम का चार्ज अगर मान लीजिए कि कुछ दूरी पे रखा हुआ है, या एक +2 है, एक +3 है, कुछ दूरी पे रखा हुआ है, तो अगर आप -2 कूलम और -3 कूलम चार्ज को, ठीक है, सेम दूरी पे रखेंगे, सेम मीडियम में, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? मतलब ये चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर? चार्ज के नेचर के ऊपर ये फोर्स डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रहा है ये बात? नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस फोर्स को इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो सर पॉजिटिव और नेगेटिव बताता क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव ये बताता है सिर्फ कि यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा होगा या फोर्स रिपल्सिव लग रहा होगा। बस इतना ही काम है। चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव होना यही काम बताता है कि यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है या यहाँ पे फोर्स रिपल्सिव लग रहा है। ठीक है, तो पहला चीज, ये फोर्स क्या चीज पे डिपेंड नहीं करता है? चार्ज के किसके? नेचर के ऊपर। दूसरा, अगर यहाँ पे चार्ज है, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, हाँ या ना? अरे किसी के पास भी अगर चार्ज है तो उसके पास मास भी तो होगा, हाँ या ना? मान लीजिए इसके पास जो चार्ज Q1 है तो इसका मास M1 है, इसके पास जो चार्ज Q2 है इसका मास कितना है? M2 है। ये इस बॉडी के मास के ऊपर भी ये वाला फोर्स डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास दो बॉडी है, दोनों बॉडी के पास चार्ज है। चार्ज है तो बाबू बॉडी है तो मास भी तो होना कंपलसरी है ना। मास कभी किसी बॉडी का जीरो हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। तो बॉडी अगर है तो उसके पास चार्ज है, और चार्ज है तो मास, चार्ज है तो मास तो है ही है। कल आप लोगों को पढ़ाए हैं हम कि बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये दोनों बॉडी के पास मास तो है, लेकिन इसके मास के ऊपर ये कूलम फोर्स डिपेंड नहीं करता है। याद रहेगा क्या क्या जिस पर डिपेंड नहीं करता है? चार्ज के नेचर के ऊपर। दूसरा, मास ऑफ द बॉडी हैविंग द चार्ज, बॉडी के मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? लिखवा दें? लिखेंगे, लिखेंगे। कूलम फोर्स डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में, नंबर 1 में लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज। नंबर 2 में लिखेंगे, नंबर 2 में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और नंबर 3 में लिखेंगे नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। उसके नीचे के लाइन में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे अब, है ना? एक लाइन छोड़ करके उसके नीचे लिखिए एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एक लाइन छोड़ करके लिखिए नीचे में एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ। नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में नेचर ऑफ द टू चार्ज, नेचर ऑफ द टू चार्ज, नेचर ऑफ द टू चार्ज। और नंबर 2 में लिखेंगे
mass of the body having the charge, 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 having the charge. हो गया ना? एक सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे. two charges, two charges, two charges are kept, two charges are kept, kept, kept at a distance of, are kept at a distance of, are kept at a distance of 1 meter in air. Two charges are kept at a distance of 1 meter in air. Full stop. Full stop. उसी में आगे लिखेंगे 1 meter in air. Full stop. Electrostatic force, electrostatic force, electrostatic force acting between them, acting between them, electrostatic force acting between them is F1, is F1. इस तरह से F1 when both the charge are positive is F1, when both the charge are positive is F1, when both the charge are positive, when both the charge are positive, comma, comma, F2, F2, F2 when both the charge are negative, when both the charge are negative, when both the charge are negative, and F3, and F3, and F3 when one charge, when one charge is positive, when one charge is positive, when one charge is positive and other is negative, and other is negative, and other is negative. Full stop. Choose the correct option. Choose the correct option for electrostatic force. Choose the correct option for electrostatic force. Choose the correct option for electrostatic force. Choose the correct option for इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग बनाइए फास्ट. ऑप्शन लिख लीजिए, जल्दी बनाइए, 15 सेकंड का टाइम. बताइए 4 नंबर सभी लोगों का. हाँ, आपका थर्ड आया. चलिए देखेंगे, अभी जो बात बोले हैं समझते हैं पहले इसको. हम लोग को बोला गया कि 2 चार्ज है, 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है और एयर में रखा हुआ है, ये बात बोला गया. और केस 3 डिस्कस कर दिया गया. यहां पे 2 चार्ज है,
1 मीटर की दूरी पे है और कहां है, एयर में। मान लेते हैं ये दोनों चार्ज का वैल्यू Q1 और Q2 है, लेकिन 3 केस है ना। एक बार बोला गया जब दोनों पॉजिटिव, एक बार बोला गया जब दोनों नेगेटिव, और एक बार बोला गया जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो 3 केस बना लेते हैं पहले हम लोग। यहां भी 1 मीटर है, यहां भी एयर है, Q1 और Q2। 1 मीटर है, एयर है, Q1 और Q2। अब देखिए, जब पहले क्या है, दोनों पॉजिटिव ना, जब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन हुआ तो फोर्स कितना लगा, F1। जब दोनों नेगेटिव है तो फिर से रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो फिर से फोर्स कितना दिया गया है, F2। और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो फोर्स कितना दिया गया है, F3। 3 केस इस तरह से डिस्कस किया गया है। अब हमको बोला गया F1 F2 और F3 में रिलेशन बताइए। सबसे पहले देखते हैं ये जो फोर्स डिपेंड कर रहा है, क्या क्या चीज पे ये डिपेंड करता है, और यहाँ तीनों केस में कुछ अलग अलग चेंजेस है या फिर नहीं है। तो ये जो कूलम फोर्स है ये सबसे पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो पहले केस में भी चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2, दूसरे केस में भी चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2, और तीसरे केस में भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q1 Q2 है। तो ये जो फोर्स F1 F2 F3 है, ये Q1 Q2 पे तो डिपेंड कर रहा था, लेकिन Q1 Q2 तीनों केस में क्या है, सेम है, सेम है ना। दूसरा ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। यहां पे भी दो चार्ज के बीच की दूरी 1 मीटर, यहां पे भी 1 मीटर, और यहां पे भी क्या है, 1 मीटर। तीसरा ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम। यहां पे भी एयर, यहां पे भी एयर, और यहां पे भी क्या है, एयर ही है ना जी। समझ में आ रहा है जो बात बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब बताइए, फोर्स जिस जिस चीज पे डिपेंड करता है, तीनों केस में तो ये सेम आ रहा है ना। फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, यहां पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2, यहां भी Q1 Q2, यहां भी Q1 Q2। फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यहां भी 1 मीटर, यहां भी 1 मीटर, और यहां भी 1 मीटर। फोर्स सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, यहां भी एयर, यहां भी एयर, यहां भी एयर। तो जिस जिस चीज पे फोर्स डिपेंड करता है, तीनों केस में तो सेम है, तो क्या फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा, होगा अलग अलग, नहीं ना होगा, क्या होगा, तीनों सेम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3। ठीक है, समझ में आया बात, चलिए लिख लीजिए, किनारे में इसको बना भी लीजिए ताकि कैसे हुआ समझ में आए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तीनों केस डिस्कस करना है। हो गया बच्चे लोग, आगे बढ़े, लिख लिए। इसके बाद हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हेडिंग में डालेंगे कूलम्स लॉ इन
इलेक्ट्रोस्टैटिक। आखिर ये कूलम्स लॉ क्या बोलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, समझते हैं क्या बोलता है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है। ठीक है, क्या है, 2 पॉइंट चार्ज। एक चार्ज को Q1 बोल दिए और एक चार्ज को Q2 बोल दिए। ठीक है, अब देखिए, आप चाहे तो ये दोनों चार्ज को नेगेटिव भी ले सकते हैं, आप चाहे तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले सकते हैं, आप चाहे तो दोनों को पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम अगर दोनों को पॉजिटिव लिए हैं तो आप भी दोनों को पॉजिटिव ही लीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आया। ये दोनों चार्ज को हम लोगों ने कुछ दूरी पे रख दिया है, कितनी दूरी पे, R दूरी पे, और कहां पे रखे हैं बच्चों, एयर में रखे हैं। कहां पे रखे हैं, एयर में। अब देखिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, हाँ या ना। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो क्या होगा, दूर जाएगा। रिपेल करेगा तो क्या होगा, दूर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चार्ज Q2 है ये इधर मूव करेगा, और ये जो चार्ज Q1 है ये इधर मूव करेगा। यही होगा ना, रिपल्शन होगा तो। अब देखिए, अगर Q1 इधर जा रहा है तो पक्का है कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स लगा कौन रहा होगा, इसको इधर धक्का कौन दे रहा होगा, हम दे रहे होंगे। कौन दे रहा होगा, Q2 दे रहा होगा ना, हाँ या ना। अरे ये इसको रिपेल कर रहा होगा और ये इसको रिपेल करेगा, समझ में आ रहा है बात। तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को मैंने बोल दिया F12 वेक्टर, और Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसको हमने बोल दिया F21 वेक्टर। क्या बोल दिए, ये F12 वेक्टर है और ये कितना है, F21 वेक्टर। ठीक है, F12 वेक्टर बोलने का मतलब क्या है सर, इसके बोलने का मतलब है कि फोर्स लग रहा है प्लस Q1 पे, किसके वजह से, Q2 के वजह से, और इसके बोलने का मतलब है फोर्स लग रहा है प्लस Q2 पे, किसके वजह से, Q1 के वजह से। ठीक है ना, याद रखना है कि अगर इस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस हाथ पे फोर्स ये लगा रहा होगा और इस हाथ पे फोर्स ये लगा रहा होगा, लगा रहा होगा ना। ठीक है, तो इसके ऊपर Q1 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, Q2, और Q2 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, Q1। तभी तो ये रिपेल होकर के एक दूसरे से क्या होगा, दूर जाएगा। यहां तक समझ में आया बात। ठीक है, तो अगर आपसे हम पूछे कि बताइए बच्चों F12 वेक्टर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस Q1 ड्यू टू प्लस Q2। F12 क्या है, फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, Q1 प्लस Q1 के ऊपर, किसके वजह से, प्लस Q2 के वजह से। इसी तरह से अगर आपसे हम पूछे कि बताइए F21 वेक्टर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस Q2 ड्यू टू प्लस Q1। Q2 के ऊपर जो लग रहा है वो Q1 के वजह से, और Q1 के ऊपर जो लग रहा है वो Q2 के वजह से। ठीक है, R क्या है बच्चों, R इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। R क्या है,
डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में जो दूरी है उसको हमने क्या बोल दिया है, आर बोल दिया। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब एक बात बताइए, यहां पे F12 और F21 में बड़ा कौन होगा, F12 और F21 में बड़ा कौन होगा? हाँ, इक्वल होगा। अरे न्यूटन ने बोला है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये अगर एक्शन है तो ये इसका क्या है, रिएक्शन है, हाँ या ना? तो यहां पे हम बोल सकते हैं क्या कि हेयर हेयर F12 वेक्टर जो है ये बराबर है F21 वेक्टर के, आगे माइनस साइन लगा के, नहीं समझे? F12 के ऊपर एरो लगा मतलब वेक्टर साइन है ना, हाँ या ना? वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और तो अगर F12 इधर जा रहा है और इधर जाने वाले को पॉजिटिव ले लिए हैं, तो इधर जाने वाले को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। समझ में आ रहा कुछ बात? ये जब इधर आ रहा है इसको पॉजिटिव ले लिए तो इधर वाले क्या लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, नेगेटिव। अब ये एरो साइन बता रहा है आपको कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और यहाँ पे वेक्टर भी है, सॉरी क्या है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। एरो साइन क्या बताता है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हमको बोला गया आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए, क्या बताइए, कैसे निकालते भाव मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या बताए हैं, टेकिंग मॉड्यूलस, मॉड लेना पड़ता है ना, तो मॉड ले लेते हैं। मॉड ऑफ F12 ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस F21 के। अब देखिए मॉड के अंदर से जो निकलेगा उसके पास सिर्फ क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड। तो F12 के मैग्नीट्यूड को, मॉड ऑफ वेक्टर F12 को F12 लिख देते हैं और मॉड ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर F21 को क्या लिख देते हैं, F21। ये जो मॉड में डाल दिए हैं ये नेगेटिव भी खत्म हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्शन भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब आगे देखिए, मतलब जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये भी है। एक सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के फोर्स का रेशियो बताइए, क्या बोलेंगे, क्या 1:1, हाँ या ना? अरे जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है, तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:1 आएगा ना यार। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो फोर्स का रेशियो होगा ये हमेशा कितना आएगा, 1:1। मान लेते हैं कि ये दोनों, देखिए दोनों का F12 हो या F21 हो, दोनों का वैल्यू सेम आ गया है ना, तो अलग अलग नाम से नहीं पुकार के इसको एक ही नाम से बुला लेते हैं, क्या बोल देते हैं, F। क्या बोल देते हैं, F। अब ये F जो है ये कूलम फोर्स है। ठीक है, आगे समझेंगे कि कूलम्स लॉ क्या बोलता है। ठीक है, कूलम्स लॉ बोलता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का। क्या होगा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का। बाबू इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, सिर्फ Q1 बोलना है, प्लस माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, इसका कितना, इसका प्रोडक्ट कितना, Q1 इंटू Q2। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के। ठीक है, ये जो कूलम्स लॉ है इसमें पहला बात यही बोला कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का। इसके आगे क्या बोला सर, इसके बाद फिर उसने बोला कि ये जो फोर्स लग रहा है दो चार्ज पॉइंट चार्ज के बीच में, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो दो चार्ज के बीच में जो दूरी है ना, इस दूरी के स्क्वायर का। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो दो चार्ज के बीच में जो दूरी है इसके दूरी के स्क्वायर का ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का
और दूसरा क्या देख रहे हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, दो चार्ज के बीच जो दूरी है उसके स्क्वायर का। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये कूलम्स ने हम लोग को ये बात बताया। क्या बोला कूलम्स, फिर से एक बात, दो पॉइंट चार्ज के बीच में, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगेगा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों चार्ज के बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर का। क्लियर है, समझ में आया बात, हाँ या ना, लिखवा दें, लिखेंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, लिखेंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखेंगे इसमें। इट स्टेट्स दैट, it states that it states that the force of attraction, the force of attraction, the force of attraction or repulsion or repulsion or repulsion acting between or repulsion acting between two point charges, acting between two point charges, acting between 2 point charges is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to the product of, is directly proportional to the product of, is directly proportional to the product of magnitude of two charge, product of magnitude of two charge, product of magnitude of two charge, and 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 is inversely proportional to, and is inversely proportional to, and is inversely proportional to the square of the distance between them, and is inversely proportional to the square of the distance between them, and is inversely proportional to the square of the distance between them, inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, समझ में आया यहां तक। इसके बाद हेडिंग में डालेंगे, अब हमको बोला जाता है ना, ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स हम निकाले हैं एफ, इस फोर्स के लिए एक्सप्रेशन बताइए। तो हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स फोर्स, हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स फोर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इधर, यहां तक जो हम आपको बताएं ये क्लियर है आप लोगों को। फोर्स जो लगेगा दो चार्ज के बीच में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों चार्ज के बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर का। ये हम लोग को ये बात कौन बोला है, ये बोला है कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रॉम कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने ये लिख दिया। अब देखिए बच्चे लोग, यहां तक में कोई डाउट है, यहां तक ये चीजें समझ में आई हैं, आगे बढ़े इसके बाद, डेरिवेशन इसी के आगे है ना। इसके बाद हम करेंगे क्या, कंबाइन कर देंगे वन और टू को, कंबाइनिंग वन एंड टू। बताइए वन और टू को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां भी एफ यहां भी एफ, तो क्या आ जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, यहां ऊपर में कितना है, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं ना, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, वेयर दिख रहा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना है, नजर आ रहा है, वेयर K is
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के क्या है बाबू? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। एंड के का जो वैल्यू है ना बच्चों, ये लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखते हैं? के वैल्यू को 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम लोग करते क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ठीक है, के का वैल्यू क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलेंगे सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट एक और कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इज अनदर कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट इज अनदर कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। अब आप ये बोलेंगे सर ये परमिटिविटी क्या होता है? तो परमिटिविटी आगे के टॉपिक में बताएंगे। अभी सिर्फ जानना है, नाम याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर बोलते हैं। याद रहेगा? आगे सुनिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये एसआई यूनिट में है। कौन से यूनिट में है? एसआई यूनिट में। इसी तरह से इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सीजीएस यूनिट में भी आता है। कितना? 1/4 और इसका यूनिट होता है ESU स्क्वायर पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एसआई यूनिट में कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट में कितना है? 1/4 ESU स्क्वायर पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट में है। किसमें बाबू? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम पढ़े हैं ना, तो ये वैल्यू किसमें है? सीजीएस यूनिट में है। याद रखना है ये दोनों वैल्यू को। एग्जाम में आप लोगों को जब भी परमिटिविटी ऑफ एयर बोलेगा ना, तो ये वैल्यू आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बोले। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या कि ये के का वैल्यू उठा के 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन 3। जैसे 3 में पुट करेंगे आपको मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है कूलम फोर्स के लिए। किसके लिए? कूलम फोर्स के लिए। अब एक बात समझिए, ये क्या बोल रहा है कि दो चार्ज है, एक का मैग्नीट्यूड Q1 है, एक का मैग्नीट्यूड Q2 है। इधर देखिए, इधर दो चार्ज है, एक का मैग्नीट्यूड Q1 है और एक का मैग्नीट्यूड Q2 है। इसको कितनी दूरी पे रखे हैं? R दूरी पे रखे हैं। कहां पे रखे हैं तो कैसे पता चलेगा? एप्सिलॉन नॉट बताएगा। जैसे एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ दिख गया, मतलब समझ जाना है ये कहां रखा हुआ होगा? एयर में। कहां रखा हुआ होगा? एयर में। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो ये कहां रखा हुआ है? एयर में। तो अगर दो चार्ज जिसका एक का मैग्नीट्यूड Q1 एक का Q2 है, ये R दूरी पे एयर में रखा हुआ है, तो ये दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स कितना होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। याद रहेगा? हाँ या ना? ये सब याद हो जाएगा। अभी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो सब याद हो जाएगा। रटने का जरूरत कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अभी बस ध्यान से सुनते जाना है। इसके बाद सर आप जो बोल रहे हैं एयर में रहेगा, अगर हम मान लीजिए कड़वा तेल में ले जाकर रख दिए तब, किरासन तेल में रख दिए तब, हाँ या ना? मीडियम तो बहुत सारा है ना, पानी में रख दिए तब, मतलब एयर के अलावा किसी और मीडियम में ले जाकर के रख दिए। ठीक है, ये दो चार्ज को जब अभी एयर में रखे हैं, हम अगर एयर के अलावा कहीं और ले जाके रखे तब क्या होगा? ठीक है, तो इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय मीडियम, इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय मीडियम, अगर एयर के जगह कोई मीडियम आ गया, तो आप ये जो फोर्स लिखते हैं, इस फोर्स को लिखेंगे Fm इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन लिखेंगे। आप ये समझ में आ रहा? क्या पढ़ रहे हैं? एप्सिलॉन। समझ में आया? ये बोल रहे उतना देर से
कुछ लोग लग रहा है काम मास्टर बोल के निकल जा रहा है, लग रहा है का नहीं ना। अब एप्सिलॉन के आगे जब जीरो लग गया तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, और अगर नहीं लगा तो सिर्फ एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, तो अगर एयर के जगह कोई मीडियम आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। सर तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब भी एप्सिलॉन नॉट देखेंगे तब समझ जाएंगे वो कहां पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। ये यहां पे आपको मीडियम के लिए फोर्स मिला है, और ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ, किसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन, कहां रखे हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम में रखे तब ना एप्सिलॉन, और अगर एयर में रखते तो क्या लिखते, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए जब स्कूल में जब या कॉलेज में या बोर्ड में एग्जाम होगा आपका, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आपको नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मीडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एप्सिलॉन का वैल्यू मिलेगा, याद रहेगा। अगर मीडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा। तो अब देखिए हम लोगों ने ये जो कूलम फोर्स है, कूलम फोर्स के लिए फॉर्मूला निकाला है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट बता रहा है कि ये दो चार्ज एयर में रखा हुआ था, अगर एयर के अलावा किसी मीडियम में रखा हुआ होगा तो हम बोलेंगे FM इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी बोलते हैं। ये परमिटिविटी क्या होता है ये हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर चलता है परमिटिविटी के ऊपर। अभी सिर्फ याद रखना है कि ये परमिटिविटी एयर का है और ये परमिटिविटी मीडियम का है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया बात आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कॉपी करेंगे, पूरा यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। और इसके साथ आज का क्लास हम लोग करेंगे समाप्त, है ना। ठीक है, ये सारा आप लोग लिख लेंगे। क्या? अरे ये ऐसे नहीं लिखे, बताएंगे उसके बाद। अच्छा एक चीज सर, ये ESU क्या है ना, ESU जो है ना बाबू, ये चार्ज का SI यूनिट है, आगे पढ़ेंगे इसको भी। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है इसका मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जैसे एक तो सिंपल सा चीज समझिए, डिस्टेंस के लिए SI यूनिट मीटर लिखते हैं ना, और CGS यूनिट में क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर। मास के लिए SI यूनिट किलोग्राम लिखते हैं ना, और CGS यूनिट क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं। पता है ना ये सब बात कि नहीं पता है। वैसा ही चार्ज के लिए SI यूनिट कूलम लिखते हैं, और CGS यूनिट में क्या लिखते हैं, ESU लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ESU बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यहां पे नीचे में लिख सकते हैं ESU के लिए कि ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।